किसी महान ने कहा है, इंसान को आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। जिंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी की राह में कांटे बोए हैं तो कभी न कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। अब कहानी शुरू करते हैं। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है। काम कर लो। प्रभा की ये रोबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां जानकी और सुमन अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति किशोर और सुमित उनके बड़े भाई प्रेम के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का प्रेम के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में प्रभा के आदेश पर जानकी और सुमन का घर के काम में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि किशोर और जानकी की शादी को अभी 1 साल और सुमित और सुमन की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निवृत्ति तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ प्रभा भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुभान करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में कांटे की तरह चुभी हुई थी, जो किशोर और सुमन की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब किशोर और सुमित खाना खाने बैठे तो देशी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर किशोर ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देशी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आप देशी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही प्रभा भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देशी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुभान क्यों करती हैं? किशोर ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही प्रभा का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और प्रेम से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर प्रेम की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी प्रेम के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और किशोर और सुमित दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसीलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और किशोर और सुमित के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर प्रभा और प्रेम ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। प्रभा खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था।
एक दिन प्रेम और प्रभा के बेटे का भी ब्याह हो गया। प्रभा बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी के प्यार के चलते अपने दोनों छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था। इधर और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये प्रभा को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। प्रेम अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब ही चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। प्रभा प्रेम के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद प्रेम खाना खा रहा था और प्रभा उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना कर प्रेम की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली सी बन रही थी, पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुत्थी मारना नहीं छोड़ता, और इसी नीति के अनुसार प्रभा ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों रे, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और प्रभा पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन अपना हाथ पेले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? प्रेम खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर प्रभा बस भगवान से ये ही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थी जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद प्रभा की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का प्रभा और प्रेम ने समझौता कर लिया। प्रभा की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। कहते हैं ना, तुम अगर किसी पर जुर्म ज्यादा करोगे तो एक न एक दिन वही जुर्म तुम्हारे साथ ही होना है। आज तुम कितना भी किसी पर झूम कर लो, कल उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी।